यस सर। देखो आज का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, दैट इज बेसिकली अबाउट दिस इज द 6th चैप्टर, ठीक है, एक तरीके से आप समझो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, ठीक है। मैं तो दोनों 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए कल तो? हाँ बेटा 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। उसका वीडियो जो है वो मैंने कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है। कल मैंने लिंक भी शेयर करा था, एक बार आप देख लेना वीडियो। अगर कोई इशू आता है तो मेरे को पूछ लेना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप ग्रुप में भी डाल सकते हो क्वेरी। अगर मान लो कोई क्वेरी है आपके कुछ है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे की क्लास में पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 देख रहे हैं। देखिए ये दो प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पहला प्रोस्पेक्टिव ये है, देखो कि ये बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली जो आप लोग ये कोर्स कर रहे हो, या आप लोग को ही पता है, ठीक है, कि ये आप ये कोर्स करने के बाद एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ये आपको दोनों प्रोस्पेक्ट से समझना है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं आपके बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम बात क्या कर रहे थे कि फंड मैनेजर क्या करता है, ठीक है, एनालिस्ट क्या करता है, एएमसी क्या करती है, ठीक है, रजिस्ट्रार्स क्या करते हैं, ट्रांसफर एजेंसी क्या करती है, कस्टोडियन क्या करता है। बट आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पूरी बातचीत हो रही है वो ये उन चीजों पे हो रही है जो काम आपको आगे जाके करने होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप इस तरीके से समझ के चलिए कि आपके रिगार्डिंग बात हो रही है। सबसे पहली चीज है कि देखो आपको पता है कि जो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली 4 चीजों से सराउंडेड होता है। एक तो इन्वेस्टर, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर इज द पर्सन, ठीक है, जो किसी भी पोर्टफोलियो पे या किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब वो स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए वो किसकी हेल्प लेता है? वो लेता है हेल्प या कांटेक्ट करता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, जो आप लोग बनोगे अब, ठीक है। और आप उन्हें जो भी स्कीम दोगे, मान लो आपके पास 10 स्कीम है, 20 स्कीम है, 50 स्कीम है, जो भी स्कीम्स होंगी वो सारी की सारी स्कीम्स बनाई होंगी फंड मैनेजर ने, ठीक है। और फंड मैनेजर जितनी भी स्कीम्स बनाता है, उन स्कीम्स के थ्रू जितना कॉर्पस, जितना बिजनेस जनरेट किया जाता है, जितना टर्नओवर जनरेट किया जाता है, वो हो जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी सेविंग्स होती है कुछ, ठीक है। तो ये सारी सेविंग्स को एक जगह नहीं रखते, ठीक है। जैसे पहले टाइम पे लोग क्या करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई बता सकता है ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी लोगों की? प्रॉपर्टी खरीदते थे वो। सबसे पहली और फॉरमोस्ट अप्रोच होती थी प्रॉपर्टी परचेज कर लो। सेकंड नंबर पे गोल्ड आ जाता था। थर्ड नंबर पे अगर कोई एफडी कराना चाहे बैंक में जाके या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, ये ट्रेडिशनल मेथड थे इन्वेस्टमेंट्स के, जिन्हें वो इन्वेस्टमेंट समझते थे, ठीक है। और यही उनकी पोर्टफोलियो कहलाती है। बेसिकली पोर्टफोलियो मतलब क्या हुआ, जैसे आपके कोई ग्रैंडफादर है, उनके नाम पे 3 एग्रीकल्चर लैंड है, 2 बंगलोज हैं, ठीक है, एक फ्लैट है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। तो सारा मिला के ये उनका पोर्टफोलियो है बेसिकली, कि उनका सारा पैसा कहाँ है। ऐसी जब फंड मैनेजर या हम म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा स्कीम का टोटल फंड है, वो स्कीम का फंड कितने एरियाज में, कितने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, कितने डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में मार्केट में अलॉटेड है, ये हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई कस्टमर है आपके पास जिसके पास समझो 1 करोड़ रुपए के शेयर्स है, उसके पास 50 लाख की एफडी है, ठीक है, या मान लेते हैं 1 करोड़ के उसके पास शेयर्स है, ठीक है, 1 करोड़ की उसके पास एफडी है, ठीक है, और 1 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर रखा है डेप्थ मार्केट में। तो उसका टोटल पोर्टफोलियो साइज कितना हो गया? 3 करोड़, समझ रहे हो? उसके पास 1 CR का शेयर है, 1 CR का उसका एफडी है, 1 CR उसने इन्वेस्ट किया है डेप्थ मार्केट में। तो टोटल उसका पोर्टफोलियो जो है वो हो गया 3 CR का, ठीक है। तो ऐसे जब हम स्कीम्स की बात करते हैं जो फंड मैनेजर क्रिएट करते हैं, तो उस स्कीम के थ्रू हमारा जितना भी कॉर्पस क्रिएट होता है, ठीक है,
किसी भी स्कीम का या जो भी स्कीम का टर्नओवर होता है कि कितने लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और किस किस सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो। क्लियर है? यस सर। अब आ जाता है यहाँ पे सेकंड चीज कि यहाँ पे अभी थोड़ा वैसे तो काफी सारे रूल्स हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को या एक फंड मैनेजर को मतलब करने होते हैं पूरे, बट टिल नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ लेते हैं जो फंड मैनेजर, ठीक है, कि अगर हम फंड मैनेजर के बारे में समझते हैं तो फंड मैनेजर क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप मान लेते हैं कि हम इस तरह समझते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है कैरियर वाइज, या तो आप फंड मैनेजर बनेंगे आगे जाके या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। क्लियर है? आप जो ये कोर्स कर रहे हो ना, इस कोर्स का जरूरी मतलब नहीं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो। आप चाहो तो फर्दर कोर्सेज करके फंड मैनेजर की एलिजिबिलिटी के लिए, फंड मैनेजर की नॉलेज के हिसाब से जितने कोर्सेज होने चाहिए वो सारे कोर्सेज करके आप फंड मैनेजर भी बन सकते हो। तो इमेजिन करते हैं अगर कोई अपने आप को एज अ फंड मैनेजर देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि फंड मैनेजर बनने के बाद मुझे क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम होता है फंड मैनेजर का कि जितने भी पोर्टफोलियो है, ठीक है, किसी भी स्कीम के जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो सारे के सारे पोर्टफोलियो स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होने चाहिए। हमने बार बार डिस्कस किया है कि हर स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, किसी में हाई रिस्क होता है, किसी में लो रिस्क होता है, किसी में स्कैटर्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड होता है, किसी में फंड ऑन फंड होता है, यानी किसी और म्यूचुअल फंड के स्कीम के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ रहे हो, हमारा उद्देश्य क्या है, समझ में आ रहा? कुछ फंड ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि हाई लिक्विडिटी ली जाए सर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर कोई फंड मैनेजर ऐसा फंड बनाना चाहता है जिससे उसके पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो हाई रिस्क फंड बनाएगा या लो रिस्क फंड बनाएगा? वो हाई रिस्क स्कीम क्रिएट करेगा या लो रिस्क स्कीम क्रिएट करेगा? बोलो। आप अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हाई हिस्सा, रिस्क। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, आप कस्टमर हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या नॉन रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? नॉन रिस्की। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। मैंने बोला कंपनी को हाई लिक्विडिटी की जरूरत है, यानी पैसा ज्यादा चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो स्कीम हाई रिस्क की होती है ना, लोग पैसा लगाते हैं पर सारा पैसा नहीं लगा देते उसके पीछे। इसीलिए आप पोर्टफोलियो चेक करोगे ना, तो जो लिक्विड फंड होते हैं ना वो आपको मिलेंगे 2000 करोड़, 3000 करोड़, 20,000 करोड़, है ना। वहीं पे अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड देखोगे तो वो आपको मिलेंगे 100 करोड़, 200 करोड़। क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा पैसे वाला हो भाई, रिस्क तो कोई नहीं चाहता ना। आपकी पॉकेट के हिसाब से हो सकता है आज आपकी कैपिटल वैल्यू 10,000 है, तो आप 10,000 में से थोड़ी पूरे 10,000 का रिस्क लोगे आप, ठीक है। तो हमेशा हर स्कीम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस पोर्टफोलियो को क्रिएट करना फंड मैनेजर का काम होता है स्कीम के। सेकंड, जब भी वो कोई स्कीम फाइनल करता है, कोई भी एलोकेशन फाइनल करता है, उससे पहले उसको तीन चीजों का ध्यान देना होता है जिसे हम EIC बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम इसे नॉर्मल वे में बोले तो इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। आपको मैंने बताया था कि जैसे इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जैसे कस्टमर कोई इंडस्ट्री वो चूज कर रहा है तो वो देखेगा कि ये लार्ज कैप है, ठीक है, या मिड कैप की है या स्मॉल कैप है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री में उसके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि ऑटो लूं, ठीक है, कि पावर लूं, कि एजुकेशन लूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, पहले वो इकोनॉमी चेक करता है कि मैं इन तीनों में से क्या करूं। हो सकता है वो करे कि 50% यहां पैसा डाल दे, ठीक है, 60% सॉरी फिर 2.5 यहाँ पे इन्वेस्ट कर, या फिर 20% यहाँ कर दे और 30% यहाँ कर दे। तो यानी इकोनॉमी को पूरा पूरा चेक करना। दूसरा इंडस्ट्री वो क्यों सर एनालिस्ट करते हैं, ताकि मान लो हमने चूज कर लिया कि हमें और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें तो सिर्फ लार्ज कैप में करना है। फिर हम देखेंगे कि लार्ज कैप में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, यानी ऑटो इंडस्ट्री हो सकती है लार्ज कैप में, ठीक है, और अदर इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती है लार्ज कैप में। तो फिर हम इंडस्ट्री चेक करते हैं
उस इंडस्ट्री के बाद फिर आ जाती है कंपनी की बारी कि अब कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी में करेंगे। मान लो मैंने सोचा कि मैं लार्ज कैप में और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर मैं देखूंगा इनमें से कौन कौन से सेक्टर है जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, और जब सेक्टर में फाइनल करूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा इसमें से कौन सी कंपनीज हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में तो बहुत सारी कंपनी आती हैं, पावर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है। फिर मैं कंपनी का एनालाइज करूंगा, उसके बाद में एलोकेशन ऑफ फंड करूंगा। क्लियर है? यानी आपका पहला काम क्या है कि अगर आप स्कीम को मैनेज कर रहे हो तो आपको स्कीम के मैनेजमेंट के दौरान, ठीक है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो करवाना है वो या जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड का, वो करना है स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। दूसरा, बिफोर एलोकेशन, यानी एलोकेशन ऑफ फंड होने से पहले इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी, ये 3 फैक्टर चेक करने हैं आपको, ठीक है, एनालिसिस करना है इनका, तो आप एक सही फंड मैनेजर है। वहीं पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एज अ नेम सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो आप आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको एक्सेस करनी चाहिए। जैसे कस्टमर आया आपके पास कि सर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 90% केसेस में गाइस, बिकॉज आई एम फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द सेल्स प्रोफाइल, ठीक है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 90% जो सेल्स की कॉल खराब होती है, ठीक है, उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सेस। होता क्या है, कस्टमर आता है, हमेशा ये देखा गया है, ठीक है, जब हम लोग अभी ब्रांच बैंकिंग में काम करते थे तो हमारे कलीग्स लोग पिच करते थे कस्टमर को, तो सिर्फ कस्टमर आके एक लाइन बोलता था कि सर मेरे पास ना 1 लाख रुपए पड़े हुए, मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था, तो मैं क्या करूं। वो बंदा उसी टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट का सीधा पेपर लेके उसके सामने बैठ जाता था, सर आप मेरे कहने पे ये इन्वेस्टमेंट कर दो, इसमें ये रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। क्या है सही तरीका? सबसे पहले बात तो करो कस्टमर से, उसकी नीड क्या है, सबसे पहले तो ये समझो क्या चाहता है कस्टमर। अब हो सकता है उस कस्टमर के पास वो 1 लाख रुपया 1 साल के लिए पड़ा है कि 10 साल के लिए पड़ा है, ये भी तो समझो। दूसरा, लिमिटेशन क्या है कस्टमर की, ठीक है, लिमिटेशन मतलब कि कस्टमर ये कह रहा है कि सर मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता, या कस्टमर आपको लिमिटेशन बोलता है सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या कस्टमर नीड्स में बताता है कि सर हो सकता है मुझे अगले साल पैसों की जरूरत पड़े, नहीं पड़ेगी तो 3 साल तक नहीं पड़ेगी, और हो सकता है अगले साल के लिए पड़े, थोड़े पैसों की जरूरत पड़े, तो अगर वो थोड़े पैसे उसको अगले साल चाहिए, बाकी पैसे 3 साल बाद चाहिए, तो मैं उसे इंटरवल वाला ऑप्शन दूंगा, ना मैं उसे ओपन दूंगा ना क्लोज दूंगा। उसकी लिमिटेशन समझना। फिर उसके बाद रिसोर्सेज, यानी जो फंड लेके आया है उसके सामने उसके बाद क्या रिसोर्सेज है, और ये फंड इन्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या रिसोर्स रह जाएगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कस्टमर का पैसा वेस्ट रह जाए। मान लो कस्टमर के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े और आप उसको समझा रहे हो सर 500 रुपए की एसआईपी करा लो आप, तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उसके रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, ओवर यूसेज पड़ा है वो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर कमाता है 10,000 रुपए, आप उसको बोलो सर 5,000 रुपए की एसआईपी करा लो। आपको सबसे पहले उसके रिसोर्सेज को समझना पड़ेगा, उसके पास सोर्स ऑफ फंड क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसके इमरजेंसी फंड क्या है, उसने पास्ट में कितने इन्वेस्टमेंट किए हुए पहले वो पूछो। फिर उसका लास्ट में आया था फाइनेंशियल गोल, कि सर आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपने कोई गोल ऐसा बना रखा हो कि मुझे 3 साल बाद 5 साल बाद कुछ ऐसा कोई प्लान हो आपका, आपको लैंड लेना हो, घर बनाना हो, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊं। तो कस्टमर जब ये देखता है ना कि हाँ मेरे से इतनी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है। और 90% कॉल इसीलिए खराब होती है क्योंकि ये चीजें पूछता ही नहीं है कोई। दूसरा, जब आपके पास ये सारी चीजों का एक्सेस आ गया, आपने कस्टमर से सारी चीजें एक्सेस कर ली, फिर आप अपनी बुद्धिशालिता से उसको पिच करते हो जो उसके लिए मोस्ट सुटेबल प्लान होता है। देन सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड स्कीम विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द इन्वेस्टर। अप्रोप्रिएट कहने का मतलब क्या है कि बेस्ट मोस्ट सुटेबल, यानी जो कस्टमर की सारी नीड्स को पूरा करती हो। वो बेस्ट नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कोई स्कीम आपके पास हो जिसमें ईयरली रिटर्न 25% आ रहा हो, ठीक है, पर वो जो स्कीम है वो हाई रिस्क स्कीम है। कस्टमर कह रहा है सर मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे 1 साल बाद डेफिनेटली पैसा चाहिए, आप मैक्सिमम पैसा कितना दे सकते हो। अब हो सकता है मेरे पास लो रिस्क एक स्कीम है जिसमें उसको हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कि 1 साल के सामने कस्टमर के पास मैं ऑप्शन दूं कि सर एक 15% की स्कीम है, इसमें आपको 15% मिल जाएगा। अब है तो मेरे पास 25% वाली स्कीम, पर वो हाई रिस्क है और लॉन्ग टर्म के लिए है, कस्टमर की नीड है शॉर्ट टर्म की, तो मैं उसको ये पिच करूंगा
तो इसीलिए बोला गया एप्रोप्रिएट स्कीम आपको कस्टमर को उस टाइम पे पिच करनी है, तो ये आपका काम है। अब आ जाती है बात की अगर देखा जाए तो इंडिया में इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स पाए जाते हैं, तो बेसिकली देखो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन। एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गया नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन हो गए, जैसे आप लोग हैं, आप ये कोर्स करते हैं, इसके बाद सर्टिफिकेशन लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप किसी भी एएमसी को अप्रोच करते हैं, ठीक है, एएमसी के पास जाके आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप एएमसी को कहते हो कि सर मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूँ, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। अब आपने मान लो कि एक फर्म ओपन करी, आपने फर्म ओपन करी या ईगल आई फाइनेंशियल सर्विसेज या ईगल आई फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब लोगों ने आपसे पूछा सर आप क्या काम करते हो, फिर आप बताते हो कि सर मैं एमफी का, क्योंकि जैसे ही आपका लाइसेंस आपको इशू होगा, ठीक है, आप सर्टिफिकेशन करोगे, फिर आप एएमसी से कांटेक्ट करोगे, तो एएमसी आपको जो एआरएन का प्रोसेस करवाएगी, उसके बाद आप एमफी में रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है, आप क्या काम करते हैं, तो आप उनको बताते हैं कि सर आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन फ्रॉम एमफी, मतलब आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन, ठीक है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आई एम वर्किंग, ठीक है, और मेरा जो लाइसेंस है दैट इज बीन इशूड बाय एमफी, मैं एमफी का एसोसिएट हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और मैं फाइनेंशियल मार्केट में आपको सजेशन देता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं। तो एक है कि आप एज एजेंट काम कर सकते हो, अपनी फर्म ओपन करके, खुद का बिजनेस करके, यहाँ पे आपको कई तरह के कमीशन मिलते हैं जो कंपनी आपको देती है हर सेल पे। सेकंड हो जाता है कि कुछ कंपनीज हैं वो भी म्यूचुअल फंड सेल करती है, जैसे बैंक्स। अब बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, जो बैंक में कस्टमर है उनको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो बैंक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का किसी भी एएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और उसकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, फिर बैंक एम्प्लॉय पिच करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर को जो भी स्कीम फिर परचेज करनी होती है वो बैंक परचेज करवाता है एएमसी के थ्रू। दूसरा हो गया एनबीएफसी, जैसे कई एनबीएफसी का मतलब हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो कंप्लीट बैंकिंग सर्विस नहीं देते पर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, लोन्स हो गया, जैसे आपने नाम सुना होगा श्री राम फाइनेंस, ठीक है, इंश्योरेंस में आपने सुना होगा रिलायंस इंश्योरेंस, ठीक है, बजाज एलियांस। तो कई तरह की ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने कोर प्रोडक्ट के साथ अपने सेल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, क्योंकि उनके पास भी कस्टमर्स होते हैं, तो वो पिच करते हैं अपने कस्टमर्स को स्कीम्स, तो वो भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। तीसरा स्टॉक ब्रोकर, तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ आप कांटेक्ट करोगे, वो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम परचेज जो आपको चाहिए होगी उस हिसाब से आपको परचेज करवा देगा। तो बेसिकली ये चार तरह के हमारे पास मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर है, ये चार डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू पूरा मार्केट में म्यूचुअल फंड बिजनेस चल रहा है। अगर कैटेगरी करते हैं तो दो हैं, ये दोनों। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। टीच मीट, गूगल मीट, दोनों में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम किसी को? नाजनीन, प्रेम, वैभव, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फर्दर। अच्छा गाइस, ये बात ध्यान रखना, इस वाला जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हाँ, क्योंकि बेसिकली बाकी चीजें आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज समझनी है। रीजन क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एग्जाम हो रहा है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ही एग्जाम है, तो इस चैप्टर से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए चैप्टर को ध्यान से समझना। फिर आ जाता है, अब हमने पहली स्लाइड में क्या देखा, सबसे पहले तो हमने क्या समझा, रोल और इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, फंड मैनेजर की क्या इंपॉर्टेंस है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों के रोल क्या है। दूसरे में हमने देखा कि मार्केट में कितने तरह के, कितने टाइप के फंड डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हैं। तीसरी स्लाइड में अब हम समझना चाह रहे हैं मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो एएमसीज हैं वो स्कीम्स को मार्केट में किस तरह लॉन्च करती हैं। तो जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं, आपने बचपन में देखा होगा कि अगर आपको कोई लेटर पोस्ट करना होता था, मान लो आपको कोई लेटर पोस्ट करना है, तो आप कैसे पोस्ट करते थे, किसी को याद है? पोस्ट ऑफिस में जाते हैं।
इसके अलावा कोई और ऑप्शन था हमारे पास? कभी आपने लेटर बॉक्स सुना? यस सर। पहले टाइम पे लेटर बॉक्स होते थे, लेटर अभी भी बॉक्स में आपको लेटर बॉक्स मिल जाएंगे। लेटर बॉक्स क्या होते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीड पोस्ट एक ही होता है, हर आदमी तो उतनी दूर नहीं जा सकता, तो स्पीड पोस्ट क्या करता था, अलग अलग एरियाज में, ठीक है, अपने एक कलेक्टिंग लेटर कलेक्टिंग बॉक्स रख देता था, ठीक है, और लोग क्या करते थे, वहां जाते थे, अपना जो भी लेटर भेजना होता था उसमें डालते थे, एक पर्टिकुलर टाइम होता था, डाकिया आता था और उसमें से अपना जो भी लेटर इकट्ठे हैं उन लेटर्स को लेके चला जाता था। कोई कंफ्यूजन इस बात पे? ठीक है। अब वही म्यूचुअल फंड कंपनीज या एएमसीज क्या बोलती है कि यार हर कस्टमर हमारे तक नहीं पहुंच सकता, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम कुछ ऑफिशियल एरिया, मतलब ऑफिशियल पॉइंट्स को मेंशन करें जो कस्टमर के लिए अप्रोचेबल हो। अब मान लो कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, अब उसमें एएमसी का ऑफिस है बीकेसी में। अब हर कस्टमर मुंबई में बीकेसी जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, मुंबई में डिफरेंट एरियाज में कोई भी ऑफिशियल टाइप कर लिया अलग अलग शॉपकीपर से या इंडिविजुअल से या बिजनेस ओनर से कि हमारे कस्टमर आपके यहाँ पे आएंगे और अपना म्यूचुअल फंड परचेज का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देके जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने सबसे इफेक्टिव तरीका क्या यूज किया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिया। जैसे आपने सुना होगा एलआईसी के एजेंट होते हैं, सुना है? यस सर। वो कहीं बैठते नहीं है, वो मार्केट में घूमते रहते हैं, उनका कांटेक्ट डिटेल होता है, जब उनकी जरूरत होती है आपके घर आ जाते हैं या आप उनके ऑफिस आ जाते हैं, है ना। ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनके हर शहरों में हर जगह पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। तो एएमसीज इनके जो जगहें होती हैं वहां पे एक ऑफिशियल इनको एक अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है, जहां से म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन सबमिट की जा सके। तो उस प्लेस को बोला जाता है ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ओपीओए। क्लियर है? यस। ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे ऑफिशियली आप म्यूचुअल फंड सबमिट कर सकते हो। अच्छा ध्यान रखना, इसकी एक और जवाबदारी होती है कि जब ये एक्सेप्ट करता है तो उस दौरान पे इसको एक स्टैंप मारनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रिसीव्ड। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो किसी कस्टमर ने आपको एप्लीकेशन दी, उसका कट ऑफ टाइम, मान लो कट ऑफ टाइम था 5 बजे और कस्टमर ने ला के दिया आपको 4:45 पे, ठीक है। अब ऑलरेडी आपके पास 500 एप्लीकेशन थी, अब आप 4:45 पे को लेके आए, 15 मिनट में कैसे प्रोसेस करोगे? और ऊपर से कस्टमर बोल रहा है कि रिसीव्ड के स्टैम्प मारो, रिसीव्ड के स्टैम्प पे लिखा होता है डेट। अब मान लो कल उसकी स्क्रिप्ट आप नहीं प्रोसेस कर पाए, क्योंकि 15 मिनट है, 200 स्क्रिप्ट पहले से पड़ी है आपके पास, नहीं प्रोसेस कर पाए, तो कस्टमर केस नहीं कर देगा, भाई मैं तो टाइम पे देके आया था, इन्होंने प्रोसेस नहीं करा। इसीलिए ध्यान रखना कि जो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर काम कर रही है और वहां पे ऐसा कोई कट ऑफ का टाइम है, तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक तो करते हैं ऑफिशियल टाइम, और 2 बजे से लेकर 5 बजे का रखते हैं कट ऑफ टाइम। अब ये कट ऑफ टाइम में वो लोग, अगर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग में इस दौरान कोई भी एप्लीकेशन दोगे 2 से 5 के बीच में, वो रिसीव करेंगे, बट उसमें एक स्टैम्प मार देंगे लेट फॉर प्रोसेसिंग। उसमें साफ लिखा होता है, उस लेट फॉर प्रोसेसिंग स्टैम्प का मतलब है कि अगर ये प्रोसेस आज हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो हमारी जवाबदारी नहीं है, आप लेट आए हो। क्लियर है? सर अगर वो 2 बजे से पहले पहले आता है तो उसे ऑफिशियल तो उसे वैलिडिटी नॉर्मल मानेगा। स्टैम्प मिलेगी, तो उसे रिसीव्ड ऑन मिलेगा। अब आप खुद सोचो ना कि आप एक बैंकर हो या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, 4:45 पे आपके पास कोई बंदा 10 एप्लीकेशन लेके आ गया, ऑलरेडी 200 एप्लीकेशन क्यू में है, 5 बजे का कट ऑफ है, तो आप किसको पहले प्रोसेस करोगे? 2 बजे से पहले वाले। फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल Yes, sir. पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस होते हैं, इनको इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आप कस्टमर का कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हो तो उस कस्टमर को कट ऑफ टाइम के बारे में प्रॉपरली बता दो। बोलो, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? क्लियर है? यस सर। दूसरा, ऑनलाइन चैनल पार्टनर। ऑनलाइन चैनल पार्टनर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैंक हो गए, तो बैंकों ने आज की डेट में क्या फैसिलिटी दे दी है
कि आप बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहां से म्यूचुअल फंड परचेज कर लो, ठीक है, या आप एएमसी की वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टली आप एएमसी की वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हो। क्लियर है? तो उसको बोल दिया ऑनलाइन चैनल। थर्ड नंबर पे हो गया स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अब स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हमारे पास, जैसे एनएससी है, बीएससी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया जाता है ऐसी स्कीम्स को, ताकि वहां के कस्टमर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एनएससी प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एनएफआई सेकंड प्लेटफॉर्म, बीएससी प्लेटफॉर्म कॉल्ड बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जिन प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को परचेज कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है गाइस? Yes, sir. अब आ गया म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि आप इसे ध्यान से समझना। म्यूचुअल फंड फैसिलिटेट्स द इन्वेस्टर विद अ कैन कॉमन अकाउंट नंबर व्हिच enables them transact in various scheme of a different mutual fund units। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर का कॉमन अकाउंट नंबर बना दिया जाता है, ठीक है। म्यूचुअल वो एएमसी के पास आता है, एएमसी के पास रजिस्ट्रेशन कराता है, अब उसका कॉमन अकाउंट नंबर हो गया। अब वो उस कॉमन अकाउंट नंबर के हिसाब से मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। वो उसी अकाउंट से चाहेगा तो एक स्कीम परचेज करेगा, उसी अकाउंट से चाहेगा तो दूसरी स्कीम परचेज करेगा, जितनी चाहे परचेज करे। उसकी केवाईसी एक ही बार होगी, उसका अकाउंट एक ही बार खुल गया। अब जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे आपने डाउनलोड कर लिया, कितने लोग गूगल पे यूज करते हैं, है ना। तो गूगल पे में हम एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। वैसे म्यूचुअल फंड की जो एएमसी कंपनीज हैं वो कस्टमर का एक कॉमन अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसे, या कई बार हम इसे डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया आपने। अब आप उस डीमैट अकाउंट से, क्योंकि उस डीमैट अकाउंट में आपने एक बार अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने बैंक डिटेल सब डाल दिए, एक बार आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं। आपको जितनी बार इन्वेस्टमेंट करना है, आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए, या नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, जो स्कीम परचेज करनी है डायरेक्टली अप्लाई करते हो। फिर आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस आ गई हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड वेबसाइट्स आ गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था उस दिन, एक दो वेबसाइट दिखाई थी, मनी कंट्रोल मैंने आपको दिखाई दी एक वेबसाइट, है ना। अब इस तरह की वेब बेस्ड भी एप्लीकेशंस आ गई हैं और मोबाइल बेस्ड भी आ गई कि जहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे म्यूचुअल फंड परचेज करना है तो मैं कहां से परचेज करूं, तो आप उसे पहले बोलोगे, आप ऑफिशियल पॉइंट ऑफ, समझना ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछता है कोई चीज, कहते हैं ना कि मेरे को ये सामान खरीदना है, कहाँ मिलेगा, तो अगर कोई पूछता है म्यूचुअल फंड परचेज करना है तो कहाँ मिलेगा, तो आप पहला पॉइंट बोलोगे ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन चैनल पार्टनर है। तीसरा, आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हो। चौथा, आप म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज के थ्रू परचेज कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है म्यूचुअल फंड परचेज के लिए। अब प्री रिक्विजिट आपका क्या होता है कि अगर आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट, मतलब कुछ प्रायर प्रोसेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यानी जब तक आपके ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। तो गाइस ये आप लोग को भी करना है अभी, लाइक एज सुन एज यू कंप्लीट दिस एग्जाम, जो आपका एनआईएसएम का एग्जाम है, जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है और आपको एनआईएसएम की तरफ से सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हो। तो पहला बेसिक प्रोसेस हो गया कि आपको एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन कोर्स क्लियर करना है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सेकंड होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है नो योर कस्टमर, तो सेकंड एक प्रोसेस होता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो नो योर कस्टमर का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में जैसे केवाईसी बोलते हैं, तो आज की डेट में हमारे पास कौन कौन से केवाईसी डॉक्यूमेंट है, बताओ। आधार, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नरेगा, एनपीआर, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब या इसमें वोटर आईडी क्वेश्चन आता कार्ड। है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई कस्टमर है उसके पास पैन कार्ड है तो क्या हम उसे केवाईसी का पार्ट मानेंगे? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। मैं कह रहा हूं अगर किसी कस्टमर के पास सर पैन वॉइस कार्ड है, ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, क्लियर है वॉइस। ब्रेक हो रही है या यहाँ पे ब्रेक हो रही है? टीच में अब ठीक है सर। गूगल मीट पे नहीं, गूगल मीट पे अच्छी आ रही है। हाँ,
कि मान लो जो कस्टमर है, ठीक है, ये पीडीएफ तो विजिबल है ना गूगल पे? यस सर। हाँ, अब देखो, मान लो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो केवाईसी में वैलिड है। तो पहला पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका इलेक्शन कार्ड हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है और उसके बाद फोटो आईडी कार्ड इशू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो क्या वो वैलिड है? Yes, sir. वैलिड है, ध्यान रखना। अब आता Yes, क्वेश्चन, sir. किसी कस्टमर के पास, ठीक है, डेबिट कार्ड है किसी बैंक का, क्योंकि डेबिट कार्ड के ऊपर भी नाम होता है, या क्रेडिट कार्ड है, Yes, sir. तो क्या वो वैलिड केवाईसी है? No, sir. कहाँ से है वैलिड? No, sir. फोटो नहीं होती, बाकी ऑथेंटिकेशन क्या है? सबसे बड़ी बात तो ऑथेंटिकेशन की है ना। बैंक के भी आप पे कैसे ऑथेंटिक कर सकते हो? बैंक को रेगुलेटरी थोड़ी है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट एक sir. रेगुलेटरी है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है किसी को, पुलिस को, इनकम टैक्स को, अदर डिपार्टमेंट को, या रेलवेज को, वो इशू कर सकते हैं, वो रेगुलेटरी है। पर बैंक थोड़ी रेगुलेटरी है, बैंक तो एक बिजनेसमैन है। तो बैंक अपने इंटरनल वर्क के लिए किसी को आई कार्ड दे सकता है। मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता हूँ, मुझे एक आई कार्ड मिलता है ताकि जब मैं बैंक प्रेमाइसिस के अंदर काम कर रहा हूँ तो लोग मेरी आइडेंटिटी पहचान सकें। बट उस आईसीआईसीआई के आई कार्ड को लेके क्या मैं वोट डाल सकता हूँ? No, sir. है ना? तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब क्या होता है? जैसे केवाईसी मतलब हो गया नो योर कस्टमर, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के जो डीलर्स होते हैं वो अपने कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन को कैप्चर करते हैं, ठीक है, उनके एड्रेस को या अदर डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। पर जब हमें अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी जो आप बनोगे, उनकी आइडेंटिटी को कैप्चर करना होता है, तो उस प्रोसेस को केवाईडी बोला जाता है, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपका एग्जाम क्लियर होगा तो आप एमफी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, वहां पे अपना एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन नंबर डालोगे, उस सर्टिफिकेशन नंबर के बिहाफ पे आपका लॉगिन क्रिएट होगा और वहां पे अपना आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हो। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए सबसे आसान तरीका है आधार, तो इसीलिए आपसे आधार डिटेल मांगी जाती है। तो आप अपना आधार डिटेल जैसे ही वहां एंटर करोगे, एंटर करते वहां से एक ओटीपी जनरेट होगा आधार वालों के साइड से, वो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। आप वो ओटीपी एंटर करोगे तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, आप दूसरा वहां पे फीस सबमिट होती है, एआरएन की एक फीस होती है, आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे हमारे वाला केस है, ठीक है, आप हमारे थ्रू कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे केस में जो हमारा एनजीओ है वो पे कर रहा है यहाँ पे फीस आपकी। तो जब आपका एग्जाम, अभी जैसे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, आपकी एग्जाम फीस हम पे करेंगे, आपका एआरएन का प्रोसेस होगा तो वो फीस भी हम पे करेंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मल केसेस में कैंडिडेट को सेल्फ पे करनी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका वहां पे फीस पे हो जाता है, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद आपका केवाईडी का प्रोसेस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट स्टेज पे एमफी जो है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करती है, जिसको बोला जाता है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। यही एआरएन है, इसी की वैलिडिटी 3 साल है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल होती है, इसीलिए इसकी वैलिडिटी 3 साल है। 3 साल के बाद आपको दोबारा ये एआरएन नंबर रिन्यू कराना है। रिन्यू कराने के लिए आपको दोबारा एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आप पास हो गए, पास का सर्टिफिकेट आप एमफी को दोगे, एमफी आपके एआरएन को रिन्यू कर देगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इम्पैनलमेंट विद एएमसी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसी दौरान जब आप अपना एआरएन कराते हैं तो इसके लिए आपको पहले किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होना पड़ता है। तो जब आप एएमसी के साथ इम्पैनल होते हो, अपना एआरएन डिटेल वहां पे देते हो, ठीक है, या एएमसी के साथ एसोसिएट होने के बाद एएमसी आपका एआरएन प्रोसेस कराएगी। दो ऑप्शन है, देखो गाइस, या तो आप पहले अपना सेल्फ एआरएन ले लेते हो, उसमें आप अपना किसी के साथ एसोसिएशन नहीं दिखाते, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले किसी एएमसी से मिलो, एएमसी से टाइप करो, एएमसी अप्लाई करेगी ज्वाइंटली फॉर एआरएन, अपनी सारी डिटेल देगी और उसके बाद आप एसोसिएट हो जाओगे। अब एग्जांपल के लिए ऐसा फर्ज करो कि आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम कर रहे हो, आपका एआरएन रजिस्टर्ड है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, आप आईसीआईसीआई बैंक छोड़ देते हो और आप एचडीएफसी बैंक के साथ चले जाते हो और आप वहां पे आप काम स्टार्ट करते हो, तो क्या सेम एआरएन नंबर चलेगा?
सर ARN नंबर तो सेट ही होता ARN नंबर सेम रहेगा, बट उसमें आपको AMC चेंज करवानी पड़ेगी। AMC कौन हो गई? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मान लो आप HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर छोड़ते हो और दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जाते हो, तो आपके पास डेटा होता है ना कंपनी का। अब मान लो अगर आप बिना लाइसेंस विड्रॉ करे, ऐसे बिना बताए आपने छोड़ दिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो HDFC को कैसे पता चलेगा? इसीलिए प्रोसेस क्या रखा है कि अगर आप एक AMC को छोड़ते हो और दूसरी AMC ज्वाइन करोगे, तो आपको पहली AMC से अपना लाइसेंस का NOC लेना पड़ेगा। तो वो AMC में से अपनी डिटेल हटा देंगे और जिस दूसरी कंपनी में आप जा रहे हो उसकी डिटेल फिर वहां अपडेट की जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान रखना कि अगर आप अपने ARN के बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ोगे तो आपको उनसे कलेक्टिवली NOC ले लेनी है और वो NOC आपको एमफी में अपलोड कर देनी है। ठीक है? अब फर्दर आ जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब रेवेन्यू क्या मिलता है। बाकी तो सब हो गया, हमने पढ़ाई कर ली, कस्टमर के बारे में सुन लिया, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सुन लिया, सब हो गया। अब पैसे कितने मिलते हैं। अब आप एक सिंपल कैलकुलेशन देखना। सबसे पहली चीज होती है इसमें जो आपको अपफ्रंट मिलता है, ये मिलता है ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल पे। अब आप सबसे पहले समझो कि आपको ना पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है? तो आपको दो तरीके से मिलेगा, एक ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल के हिसाब से, एक AUM बेस्ड मॉडल के हिसाब से। ठीक है? तो आप जब भी किसी स्कीम के साथ टाई अप करोगे या किसी AMC के साथ टाई अप करोगे, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर आप मुझे जो पेमेंट दोगे वो पेमेंट किस हिसाब से दोगे, ट्रांजेक्शन बेस्ड दोगे या AUM बेस्ड दोगे। ट्रांजेक्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी कस्टमर ने आज इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब उसने किसी इक्विटी या किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है, यानी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटेगा और AMC के पास जाएगा, तो ट्रांजेक्शन हुआ। यस सर। तो उस ट्रांजेक्शन का उसको कमीशन मिलेगा। उसके बाद जब वो पैसा इन्वेस्ट होगा मार्केट में, ठीक है, अब मान लो कल की डेट में ऐसा हुआ कि मार्केट में कोई सिचुएशन चेंज हुई, तो वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा फंड मैनेजर। यस सर। ट्रांजेक्शन होगा और यस सर। फंड मैनेजर जितनी बार ट्रांजेक्शन करता है उतनी बार कस्टमर से चार्ज लेता है, तो आपका चार्ज भी बन रहा है। यस। अब मान लो कोई एक्टिव फंड है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो एक्टिव फंड होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, है ना। आपने एक कस्टमर एक्टिव फंड का लाके दे दिया, उसका फंड डेली 5 ट्रांजेक्शन करता है, महीने के कितने हो गए 150 ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन का मान लो आपको 1 रुपया भी मिला तो 150 रुपए तो बिना बात के बन गए आपके महीने एंड में। यस सर। अब आपने क्या करा, हर महीने 10 कस्टमर जोड़े, एक कस्टमर से आपको 150 रुपए मिल रहे हैं, आपने हर महीने 10 कस्टमर जोड़े तो 1500 रुपए हो गए। आप समझो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि एक ट्रांजेक्शन का आपको मान लेते हैं 1 रुपया मिलता है, ठीक है, एक कस्टमर के फंड में डेली 5 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अगर हम मंथली बात करें तो मंथली हो गए कितने ट्रांजेक्शन 150। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन का अगर 1 रुपया है तो 150 ट्रांजेक्शन के 150 रुपए मिल गए कस्टमर को। अब मान लो वो हर महीने ऐसे 10 कस्टमर जोड़ रहा है कंपनी के साथ, तो उसके पहले महीने में 1500, दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे 1500 पहले महीने के, और दूसरे महीने के 1500 एडिशनल जो नए कस्टमर लाएगा वो, अब कितने हो गए 3000। अब तीसरे महीने फिर वो 10 कस्टमर लेके आएगा तो पहले के 3000 तो मिलने ही है, नए कस्टमर के 1500 यानी 1.5 और 4500 हो गए। ऐसे करके कमीशन बढ़ता रहता है, यानी जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा, आपने तो कस्टमर को एक ही बार जोड़ा है, जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा उतनी बार आपको कमीशन मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। दूसरा होता है AUM बेस्ड। AUM बेस्ड का मतलब क्या हुआ, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कस्टमर का कितना एसेट हमारे मैनेजमेंट में है। अब मान लो
यहाँ पे सीधी बात होती है, ये होते हैं जैसे फंड ऑन फंड हमने बताया था ना, पैसिव फंड की बात की थी हमने। तो पैसिव फंड क्या होता है? फंड ऑन फंड, यानी कोई एग्जिस्टिंग स्कीम होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहां पे ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं क्योंकि उसने तो स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, समझ रहे हो? तो वो स्कीम इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। तो वहां पे हो जाता है एसेट मैनेजमेंट मॉडल, यानी कस्टमर का कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब मान लो आपका कोई कस्टमर है जिसने 1 CR के इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो इसका डेली बेस पे एनालाइज होगा। कैसे होगा? डेली बेस पे एनालाइज करेंगे वो लोग कि डेली बेस पे कितना उसका बैलेंस मेंटेन रहता है, यानी कितने उसके एसेट्स हमारे पास मैनेजमेंट के लिए हैं, और उतने एसेट्स के हिसाब से आपका एक कमीशन डेली बेस पे क्रिएट होता है और एक पीरियोडिक पीरियड में आपको पे कर दिया जाता है। यानी कोई कस्टमर जितना ज्यादा पैसा डालेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट। तो जब यहाँ की बात आती है ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल की, तो यहाँ पे हाई नंबर ऑफ कस्टमर टारगेट किए जाते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने चाहिए। समझ में आ रही बात? जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना आपका कमीशन है, गिनाया ना मैंने आपको। सर तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, टिकट साइज छोटा छोटा रखते हैं। ट्रांजेक्शन बेस पे किसको ले आते हैं? SIP वाले कस्टमर को। अब SIP वाला कस्टमर क्या होता है? एक बार इन्वेस्टमेंट करता है, मल्टीपल बार। अब मान लो उसने आज आपसे ठीक है, आप समझो, अब कोई कस्टमर आपसे जहां ट्रांजेक्शन के बेस की बात आ रही है, तो अब हम उसे क्या देंगे? SIP पिच करेंगे, क्योंकि SIP में क्या है, कम से कम 1 साल में नहीं भी करेगा तो 12 बार तो ट्रांजेक्शन करेगा ना। यस सर। 12 ट्रांजेक्शन का पर आपको कमीशन मिला, प्लस अगर मान लो उसने 5 साल भी चलाई स्कीम, तो 5 साल तक आपको फ्री कमीशन मिल रहा है। सर तो यहाँ पे हम टिकट साइज जो है उसको लो रखते हैं, ठीक है, टिकट साइज मतलब अमाउंट, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी मंथली मोड पे ले आएंगे, और हाई नंबर ऑफ कस्टमर देखते हैं, यानी जितने ज्यादा कस्टमर मिल जाए उतना बढ़िया। वही जो AUM बेस्ड होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बेस्ड होती है, वहां पे वन टाइम आता है पर बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। अब आपको एक ही कस्टमर मिल गया, उसने कहा भाई साहब मेरे को 1 CR का क्या करना है, मेरे को 1 CR का MF लेना है, मेरे को 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड लेना है। तो यहाँ पे आप सीधा कैलकुलेट करते हो 1 CR का, मान लो आपको 1% भी मिला, तो 1 CR का 1% कितना हो जाता है? 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। आपका सीधा 1 लाख रुपए वन शॉट बन गया। समझ में आया? रिपीट करना एक बार। देखो, ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल वो बेस्ड मॉडल होता है जिसमें कस्टमर जितनी बार ट्रांजेक्शन करेगा उतनी बार आपको कमीशन मिलेगा। तो कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे होते हैं जो सैलराइड होते हैं, जो कहते हैं सर हम मंथली बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास एक साथ तो मोटा पैसा है नहीं। तो उनको हम लोग हमेशा ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल वाली स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जैसे SIP में, क्योंकि SIP का हर महीने ट्रांजेक्शन होगा, बंदा हर महीने पैसे देगा और हर महीने आपको कमीशन मिलता है। वहीं पे जब कस्टमर बोलता है सर मेरे पास एक बड़ा फंड है, मेरे को एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम उसे AUM बेस्ड मॉडल पे ले जाते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना बड़ा फंड होगा उतना बड़ा आपका कमीशन होता है, क्योंकि इसमें मतलब एग्जांपल जैसे हमने लिया 1% हमने अपफ्रंट कमीशन कैलकुलेट कर लिया मान लो, तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड कंपनी सीधा एक कमीशन का परसेंटेज बोल देती है कि 0.5% आपको देंगे या 1% आपको देंगे, ठीक है, या 0.75% देंगे, आपको फिक्स बता देते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं ना आपके, वो बड़े फंड वाले आप ढूंढते हो, तो यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा नहीं ढूंढते आप यहाँ देखते हो ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसपे ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पे आप देखते हो कि मेरे को भले ही गरीब मतलब सॉरी भले ही कम पैसे वाले कस्टमर मिले, ठीक है, कोई सैलराइड कस्टमर है वैसा कस्टमर मिल जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कस्टमर कह रहे सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो महीने के 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो हम उसे ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल पे SIP पे ले जाएंगे, क्योंकि 500 रुपए को इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ना कि एक ही बार में इन्वेस्ट करके भूल जाओ। बट वही कस्टमर आ रहा है सर अब मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए है, 50,000 है, मुझे एक बार में इन्वेस्ट करना है, तो हम AUM बेस्ड मॉडल पे इन्वेस्ट कराएंगे, क्योंकि वहां पे आपको वन शॉट कमीशन मिल जाता है टोटल फंड वैल्यू का। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है, इसमें आपको तब तक कमीशन मिलता रहता है जब तक कस्टमर का पैसा टिका रहता है, यानी कस्टमर का पैसा 1 साल तक वहां रहा तो आपको 1 साल तक कमीशन मिलता रहेगा।
समझ में आ रही बात? यस सर। अब आता है ट्रायल कमीशन। ट्रायल कमीशन के बारे में हमेशा ध्यान रखना, एक तो ये मैंडेट है सेबी का कि ट्रायल कमीशन हर किसी को देना है, हर एएमसी को ट्रायल कमीशन देना है। अब ट्रायल कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द कमीशन पेएबल इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली बेसिस परसेंटेज ऑफ द नेट एसेट और एट्रीब्यूएबल, ठीक है, टू द यूनिट सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डेली बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूटर जितनी भी यूनिट को सोल्ड करेगा, जितनी भी सेल करेगा, उसका जो नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल होगा, यानी जितना उससे टोटल पैसा जनरेट हुआ होगा। मान लो देखो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अगर यूनिट बेचेगा तो कंपनी को क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा, मिलेगा यस ना? सर। जितने ज्यादा यूनिट बिकेंगी, जितनी नंबर ऑफ यूनिट बिकेंगी, उतना ज्यादा कैपिटल मिलेगा। तो उस कैपिटल से जो नेट एसेट एट्रीब्यूएबल आ रहा है, यानी सब चार्जेस वार्जेस सब खर्चे निकाल के जो नेट एसेट आ रहा है एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट में से डेली बेस पे कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेल कमीशन। अब क्या होता है डेली बेस पे, आपको पता है ना कि प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं स्टॉक्स के। मान लो आज आपने 10 स्कीम बेची, उन 10 स्कीम की एनएवी चल रही थी 10 रुपए पर यूनिट। कल आप बेचने लगे सेम यूनिट्स को, बट अब उनकी एनएवी हो गई 9 रुपए पर यूनिट, तो आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। बट वही एक दिन बाद आप फिर आते हो और अचानक से नेट एसेट वैल्यू हो जाती है 14 रुपए, फिर आप बेचते हो तो इस बार आपको ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही बात? ये वैल्यू पे बात चल रही है, क्लियर है? इसीलिए लिखा है ट्रेल कमीशन विल इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एनएवी, ठीक है। फिर आपको पेमेंट कैसे मिलती है? पेड पीरियोडिकली, ठीक है, टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। पेड पीरियोडिकली मतलब क्या है कि एक आपका टाइम सेट कर देंगे, उस टाइम के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता रहेगा। क्लियर है यस सर। गाइस? आप इसको इस तरीके से सर, समझो इसमें- जैसे आपकी जॉब लगने वाली है ना, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कंपनी में आपका काम क्या होगा। आप इसको इस तरीके से समझो। आप इसे ऐसे मत समझो कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसको कमीशन कैसे मिलता है। आप थोड़ी देर इसको इस तरह समझो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको ही ये कमीशन मिलने हैं। तो आप इसको इस तरह, आप में से कई लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे आज से पहले। इंटरव्यू के बाद बताया जाता है कि आपकी जॉब ये है, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आपको ये काम करना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये काम अगर गलत करोगे तो इतने पैसे कटेंगे। तो जितने ध्यान से मुझे समझते हैं उसी ध्यान से इसको समझो। इसलिए कह रहा हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मेरे को। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे सर? वो आएंगे अभी, मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा ना, आएंगे क्वेश्चन, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। जो बीच में मेरे को ओके। दिखता रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे केवाईसी वाला मेरे दिमाग में आ गया था, केवाईसी वाला हर बार पूछते हैं ये लोग, ठीक है, तो मैंने आपको उसी टाइम में क्वेश्चन बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं बताऊंगा। अब आ जाता है ट्रेल कमीशन कैलकुलेट कैसे होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि ट्रेल कमीशन हमें मिलेगा, पर कैलकुलेट कैसे होगा? तो ट्रेल कमीशन का जो फॉर्मूला है, एक दिन का हम जब निकालते हैं ट्रेल कमीशन, तो एक दिन का कमीशन कैसे निकालते हैं? जो AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं ट्रेल कमीशन के रेट से, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं 365 से। रीजन क्या है? 365 यानी वो जो रेट उसको मिल रहा है ना, वो पर एनम का मिल रहा है, 12 महीने का मिल रहा है, और हमें एक दिन का निकालना है, तो डिवाइड बाय 365 क्यों करा? समझ में आया? अगर हमें ये पता यस है सर। कि एक आदमी एक साल में 10 किलो आटा खा जाता है, तो एक साल में वो एक दिन में कितना आटा खाता है, तो कैसे निकालेंगे? 10 किलो को डिवाइड कर देंगे 365 से। सेम यहाँ पे करा, तो मान लेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपए, और आपका ट्रेल कमीशन का जो रेट है वो 1% तय किया है पर एनम। पर एनम यानी सालाना। तो अब आपको ट्रेल कमीशन कैसे मिलेगा, कैलकुलेट कैसे होगा डेली बेस पे? कि 10 लाख रुपए आज की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1% से, ठीक है, इसका 1% निकालेंगे तो 10,000 रुपए आता है। अब ये 10,000 पर ईयर है गाइस, ध्यान रखना। एक साल का आपको यस कमीशन सर। मिलता है 10,000, पर ट्रेल कमीशन मैंने आपको अभी भी बताया डेली बेस पे कैलकुलेट होता है। तो आज का कैसे निकालेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 365, तो आज की वैल्यू कितनी आ गई? 27 रुपए 39 पैसे। क्लियर है? मान लेते हैं कल मार्केट में अचानक से कुछ हाइक आ गई, और हाइक आने की वजह से
इसी 10 लाख की वैल्यू हो गई 12 लाख। रेट सेम 1% है। अब हम क्या करेंगे, 12 का 1% कितना होता है गाइस? 12 लाख का 12,000। 12,000 हो गया। अब 12,000 यस सर। डिवाइड बाय 365 करो कोई। बोलो। अरे निकालो। 12 डिवाइड 365 करते क्या होता है? के करीब होता सर। हाँ 33 के करीब होता है। 33। अब समझो अगले ही दिन उसका कमीशन बढ़ गया, यानी पहले दिन जहां उसको 27 रुपए कमीशन मिला था, वहां अगले दिन ही कितना कमीशन कैलकुलेट हुआ उसका? 33 रुपए। इसी हिसाब से ट्रेल कमीशन जो होता है ना, वो डेली बेस पे कैलकुलेट होता है, आपके अकाउंट में जुड़ता रहता है, और जो आपका पीरियोडिक टाइम एएमसी के साथ सेट है, उस टाइम पे आपको पेमेंट मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन Yes, को sir. इस पे बना सकते हैं कि काइंडली कैलकुलेट द ट्रेल कमीशन फॉर द डे व्हेन द एयूएम इज दिस, ट्रेल कमीशन इज दिस, ठीक है? देन हाउ यू विल कैलकुलेट, you will find out the 1% of the total AUM, ठीक है? When you get 1% of that thing, you will divide it by 365, because that like the rate of that trail commission na is per annum, ठीक है? that is for 1 year. अब आप एक दिन का निकाल दो, you need to divide by 365, ठीक है? तो आपको ये मिल जाता है अमाउंट। ऐसे डेली बेस पे कमीशन कैलकुलेट होगा। अब एडिशनल कमीशंस भी मिलते हैं कुछ, ठीक है? यानी आपको ट्रेल कमीशन जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, अब कुछ एडिशनल कमीशन मिलते हैं। अब ये एडिशनल कमीशन जो होता है ना, ठीक है, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है जो प्रमोट करते हैं म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल टाउन्स में। तो ऐसे ही क्या है कि इंडिया में कुछ 30 सिटीज हैं, टॉप सिटीज, इन सिटीज को छोड़ दें, तो इन सिटीज के अलावा आप बाकी किसी सिटी में अगर म्यूचुअल फंड का कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको एडिशनल कमीशन मिलता है, क्योंकि आप रिमोट लोकेशन में म्यूचुअल फंड को क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो। अब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या जो 30 सिटीज है ना, ये बेसिकली डेवलप सिटीज हैं, तो यहाँ के कस्टमर्स को पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, सब पता है। बट अपार्ट ऑफ दैट हमारा एक बहुत बड़ा एरिया इंडिया का अभी खाली है। ये तो सोचो आप, ये सुनो गाइस, ये सिटीज की बात हो रही है। इंडिया में कितनी सिटीज हैं? यानी अपार्ट ऑफ ये 30 सिटीज अगर आप कहीं पे भी डील कर रहे हो तो आपको जो है सीधा सीधा समझो बेनिफिट क्या हो रहा है कि एडिशनल कमीशन कमाने का बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि एडिशनल कमीशन है तो सब्जेक्ट टू एएमसी होता है, हर एएमसी का अलग अलग होता है। दूसरा, सेबी हैज अलाउड अ ट्रांजैक्शन चार्ज पर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 एंड अबव टू बी पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। अब मान लो कोई भी सब्सक्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन कैसे आता है? जैसे आईपीओ आता है, मैंने बताया था ना, तो आईपीओ का आपको Yes, sir. सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लगे नहीं लगे कुछ नहीं पता। ऐसे मान लो एनएफओ आ गया कोई, ठीक है, तो जो भी ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो अगर आपने 10,000 से ऊपर या 10,000 का सब्सक्रिप्शन सेल किया तो आपको पर ट्रांजेक्शन अलग से कमीशन मिलेगा। तो अगर आप किसी कस्टमर को फर्स्ट टाइम, मान लो आपने किसी कस्टमर को आईपीओ सेल करा, अब वो पहली बार अगर आईपीओ ले रहा है तो जैसे ही वो एंट्री करेगा आपको 150 रुपए मिलेंगे, और जब वो दूसरी बार या फर्दर कभी भी आएगा, रिपीट होगा, तो हर ट्रांजेक्शन पे 100 रुपए अलग से मिलेगा। अब मान लो आपने पहले साल में एक महीने में 10 कस्टमर जोड़े, जो कस्टमर आपका आईपीओ जिन्होंने लेना चालू करा, पूरे साल में अगर आप देखोगे तो आपके पास 120 कस्टमर हो जाएंगे। अब अगले साल जैसे वो 120 कस्टमर किसी भी महीने में आईपीओ में परचेज करेंगे तो आपको सीधा 100 रुपए का कमीशन अपफ्रंट 12,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किस मेहनत का? उस मेहनत का जो आपने पिछले साल करी थी। आप समझो भाई, आप डिस्ट्रीब्यूटर किसी और प्रोडक्ट के भी बन सकते हो, पर इस प्रोडक्ट की ब्यूटी पता क्या है? क्योंकि लोगों को सेविंग्स ज्यादा। अच्छा आप ये बताओ, मार्केट में किस तरह के लोग होते हैं? लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं?
से बढ़ाती है। यानी आपने एक कस्टमर को सही तरीके से इन्वेस्ट करा दिया, वो कस्टमर आपके पीछे आएगा कि सर मुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट करना, मैं कहाँ जाऊं। यही इस गेम की सबसे अच्छी ब्यूटी है। लोग लाखों लाखों रुपए का सर कमीशन क्वेश्चन था। कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए का, ठीक है, कमीशन अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से अर्न कर रहे हैं कि मतलब आप समझो कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी फर्म चल रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक बार एक कस्टमर बना दिया, छोड़ दिया वो कस्टमर को, वो कस्टमर कुछ भी करेगा इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू, क्योंकि कस्टमर ही अप्रोच करता है। फिर आपको तो एक बार अप्रोच करना है कस्टमर को, जहां आपने सही इन्वेस्टमेंट दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से कस्टमर आपको अप्रोच करता है। आपको बस कस्टमर की हर बार रिक्वेस्ट प्रोसेस में डलवानी है। समझ में आया? जीएसटी जैसे बाकी सर्विसेज में डेबिट होता है, यहाँ पे भी आपका जीएसटी लगता है। जीएसटी डेबिट होने के बाद ही आपका कमीशन आपको मिलता है, यानी जब आपकी इनवॉइस रेज होती है कमीशन की, ठीक है, उस कमीशन में से जीएसटी काट के आपका पेमेंट कर दिया जाता है। क्लियर है? अब आ जाता है कमीशन डिस्क्लोजर एंड ड्यू। इस पे एक क्वेश्चन 110% मैं बता रहा हूं, आना ही आना है, आता ही आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब ये है, ये स्लाइड का मतलब ये है कि कमीशन जो होते हैं, ठीक है, कमीशन डिस्क्लोजर किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, मान लो आज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने ईगल आई, मैंने आपको बताया ना कि ईगल आई, ठीक है, करके आपने एक फाउंडेशन ओपन, अपनी एक कंपनी खोल ली, ईगल आई फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ईएफसी आपने ओपन कर लिया। अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हो, आपने अपना ऑफिस खोल दिया, आज की डेट में मान लेते हैं रुड़की में आपने ऑफिस खोल दिया। अब आपका रुड़की का ऑफिस अच्छा चल रहा है, आपने एक हरिद्वार में भी ऑफिस खोल दिया, आपने हरिद्वार में भी अच्छा चल रहा है, आपने देहरादून में भी ऑफिस खोल दिया। अब धीरे धीरे अपने सब जगह ऑफिस खोल रहे हो। लाइसेंस किसका चल रहा है? लाइसेंस किसका चल रहा है? मान लेते कि नाजनीन का एग्जांपल ले लेते हैं कि नाजनीन ने एक बार डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस लिया, अब नाजनीन मल्टीपल लोकेशन में अपने ऑफिस खोल रही है। क्लियर है? इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कितने ऑफिस खोल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेबी बोलती है कि एमफी को कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में आपको मुझे रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, मेरे को उनके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखो कि जो ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है यानी उसके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का केस है तो ये भी देखना होता है कि कहीं मार्केट में ब्लैक मनी तो इन्वेस्टेड नहीं हो रही है, कोई और गलत तरह का पैसा तो नहीं जा रहा है, या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कस्टमर को सब कुछ पता है कि नहीं है। तो हर ऑडिट पॉइंट को देखना होता है सेबी को। तो सेबी एमफी को बोलती है कि भाई मेरे को तो पता नहीं है किस डिस्ट्रीब्यूटर से आप कितना धंधा ले रहे हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूछूंगी वो आपको मेरे को डिटेल देना है। तो एमफी ने पूछा आपसे सेबी से कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल देना है। तो पहला, जिसके मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस हो, यानी 20 लोकेशन से ज्यादा ऑफिस हो। जैसे नाज़रीन ऑफिस ओपन कर रही थी, पहले रुड़की में करा, फिर रुड़की हरिद्वार हो गया, फिर देहरादून हो गया, फिर मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। जहां नाज़रीन के 20 या 20 से ज्यादा ऑफिस होंगे, नाज़रीन का नाम सेबी के पास भेज दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सेबी आपके घर पे आके छापा मार देगी, सेबी सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगी। अगर वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते रहो। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा एक कंडीशन है, अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट रेस कर लेते हो, यानी आपने क्या करा कि एक कॉर्पोरेट है, जैसे देखो ध्यान रखना, दो तरह के लोग इन्वेस्ट, जैसे दो तरह के लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल, ऐसे ही दो तरह के इन्वेस्टर भी होते हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनकी अपनी कंपनीज होती हैं, कुछ फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो जिनका मेन काम ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप किसी ऐसी फाइनेंशियल फर्म या किसी कॉर्पोरेट के यहाँ से, ठीक है, आप ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, अब जैसे मान लो कि कोई सिरामिक कंपनी का मालिक है, उसके पास उसके ऑफिशियल अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं कंपनी के। अब वो जानता है 3 महीने तक सीजन डाउन है, 3 महीने तक कोई काम नहीं है इन पैसों का। आप उसके पास जाते हो, आप कहते हो कि सर मुझे आप पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए दे दो। अब क्योंकि वो कंपनी अकाउंट का पैसा है ना, वो कंपनी अकाउंट का पैसा है, तो वो अगर आपको चेक फाड़ के देगा तो कंपनी के नाम से देगा, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है, आप कितना भी बड़ा फंड लिया, आप 1000 करोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं।
बट जब नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का फंड है, यानी नॉन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी का कोई बंदा, यानी कोई ऐसा कस्टमर जिसका कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, जो सेल्फ कैपेसिटी पे आपको 100 करोड़ से ऊपर का चेक फाड़ के दे रहा है एक साल के अंदर, यानी वो कस्टमर आपसे, अकेला कस्टमर एक साल में आपसे 100 करोड़ से ऊपर का AUM जनरेट कर ले, या फिर भले एक साल में ना हो, वो आपसे कंटिन्यूअस रिलेशन में है, पहले साल उसने आपको 5 करोड़ का चेक दिया, आपने 5 करोड़ की यूनिट परचेज कर ली उसके लिए, उसके बाद अगले साल उसने 10 करोड़ का दिया, फिर उसने 10 करोड़ का दिया, ऐसे करते करते आज मान लो 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो आप हैंडल कर रहे हो एक ही कस्टमर का, तो उस केस में आपकी डिटेल भेज दी जाएगी सेबी को। समझ में आया? यस सर। यानी एक सिंगल आदमी का 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अगर आप हैंडल कर रहे हो, आपके डीलर अकाउंट में बोल रहा है, तो आपकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। क्लियर है? यस सर। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹1 करोड़ पर एनम, अगर आपने एक साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का कमीशन कमा लिया, ईश्वर करे परमात्मा करे आप सब कमाओ, बट अगर आप कमा लेते हो तो आपका नाम सेबी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है? चौथा चीज, अगर आपने सिंगल शॉट ट्रांजैक्शन में 50 लाख से ऊपर का कमीशन कमा लिया, मान लो एक स्कीम थी, उस स्कीम में आपको ट्रायल कमीशन मिल रहा था 1% ऑफ टोटल फंड, आप कस्टमर से 10 करोड़ का चेक लिया है, या एक करोड़ का ही चेक लिया है, अब 1 करोड़ का चेक लाया आप, तो आपको कितना कमीशन मिला? 1 लाख। अब वैसे आपने क्या करा कि 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ का चेक लाए, तो वहां पे आपको कमीशन कितना मिला? 10 लाख। पर वहीं आप 100 करोड़ का लिया है, तो 100 करोड़ में आपका एक ही बार में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो कमीशन हो जाएगा सिंगल 1 करोड़। समझ में आया? तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट में आपका सिंगल शॉट 50 लाख से ऊपर का कमीशन निकल रहा है, तो भी आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। तो इसमें नाम देने का मतलब नहीं कि आपको कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे बस एक डिस्क्लोजर पॉलिसी है, ड्यू डिलिजेंस करना होता है। तो सेबी बोलती है कि मेरे को ड्यू डिलिजेंस रखना है, यानी ध्यान रखना है कि इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप समझो कि अगर आपको किसी आदमी को 50 लाख से ऊपर का कमीशन मिल रहा है सिंगल शॉट, तो वो कम से कम नहीं भी लाया होगा तो 100 करोड़, ठीक है, या 50 करोड़ की वो लेके आया होगा इन्वेस्टमेंट। अब इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कहां से आ रहा है? सोर्स भी तो देखना पड़ेगा। क्या पता ब्लैक मनी हो, क्या पता डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हुई हो। समझ में आ रही बात? इसलिए ये 4 कंडीशन ऐसी हैं, इन कंडीशन में आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मैं अभी भी समझा रहा हूं, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही, कल ऐसे नहीं कि आपके इनकम टैक्स आ जाएगी, सिर्फ आपकी डिटेल शेयर की जाती है फॉर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। यानी अगर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर का 20 लोकेशन से ज्यादा ऑफिस होता है, एक ही शहर में हो सकता है, एक ही देश के अंदर हो सकता है। AUM यानी अगर आप किसी कस्टमर का एसेट मैनेज कर रहे हो और उसका टोटल पोर्टफोलियो साइज 100 करोड़ से ऊपर का पहुंच जाता है सिंगल कस्टमर का, और वो कस्टमर नॉन इंस्टीट्यूशनल है, यानी उसकी कोई फर्म या कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपनी सेल्फ कैपेसिटी पे कर रहा है। थर्ड कंडीशन, अगर आपको एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर का कमीशन मिलता है। और चौथा, अगर आपको सिंगल शॉट, एक ही सिंगल शॉट किसी ट्रांजेक्शन से 50 या एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपको 50 लाख से ऊपर का कमीशन ग्रांट होता है, तो आपकी इन 4 कंडीशन में आपका इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा सेबी के साथ। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? ऑन विच ग्राउंड्स, ठीक है, ऑन विच ग्राउंड्स, ठीक है, योर नेम या डिस्ट्रीब्यूटर नेम इज टू बी डिस्क्लोज विद या शेयर्ड विद सेबी, ठीक है, या किस किस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, या ड्यू डिलिजेंस फेस करना पड़ेगा। ऐसा भी आ सकता है कि ऑन विच ग्राउंड्स ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस विल टेक प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर। तो कौन सी है? इफ तो पॉइंट ऑप्शन दिया होगा मल्टीपल ऑफिस, 100 करोड़, 1 करोड़, और चौथा ऑप्शन लिखा होगा 50 लाख के बदले लिखा होगा 1 CR, कि 1 करोड़ का कमीशन मिला। तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे, बाकी सब राइट है। तो ऐसा लिखा होगा कि विच इज नॉट अ, तो या तो नॉट लिखा होगा, तो उसमें से एक गलत आपको फाइंड आउट करना है, या फिर 3 गलत दे रखे होंगे, एक सही दे रखा होगा, तो उस सही को आपको पहचानना है।
तो ये 4 पॉइंट याद रखना, ठीक है। 20 सिटी से ऊपर ऑफिस हुए तो सिंगल कस्टमर का, नॉन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर का 100 करोड़ से ऊपर का AUM मेंटेन कर रहे हो तो, तीसरी 1 करोड़ से ज्यादा एक साल में कमीशन ले रहे हो तो, चौथा 50 लाख से ज्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन पे कमीशन ले रहे हो तो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि नॉमिनेशन फैसिलिटीज ऑफ एजेंट्स का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू नॉमिनी। यानी ध्यान रखना कि अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक कस्टमर का पैसा इन्वेस्टेड है तब तक आपको कमीशन आ रहे हैं। अब मान लो कोई एजेंट ऐसा है जिसके कस्टमर का पैसा 5 साल तक, किसी कस्टमर का पैसा 10 साल तक इन्वेस्टेड है, समझ रहे हो। अब आज वो एजेंट एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, समझो क्या होगा, क्या होगा उसके कमीशन का जो आने वाला है, नॉमिनी को मिलेगा। एग्जैक्टली ये सबसे अच्छी बात है। पता है देखो इस गेम की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, अगर देखो आपको जॉब कर रहे हो या आप अपने को बिजनेस कर रहे हो, आप किसी और चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, तो होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप तब तक है जब तक डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा है। डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, उसे डिसेबिलिटी हो गई, कोमा में चला गया, कोई भी रीजन हो गया, तो जब वो काम करना बंद कर देगा उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। बट यहाँ की ब्यूटी क्या है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है। आज आपने काम करना बंद किया है बट कस्टमर का पैसा तो मार्केट में लगा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है ना। तो ये हो सकता है कि अब जो कस्टमर नए इन्वेस्टमेंट करेगा वो किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के लेके आएगा, बट जो उसके प्रायर पुराने इन्वेस्टमेंट हैं उन सब का कमीशन जब तक उसका पैसा इन्वेस्टेड है या जिस कंडीशन में एजेंट को कमीशन जब तक मिलना चाहिए तब तक वो कमीशन उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाएगा। है कि नहीं अच्छा ऑप्शन। अब चेंज डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये ध्यान रखना चेंज डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि अगर ना करे नारायण आप कोई कोर्ट केस फेस करो, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए या किसी कस्टमर के ऊपर जब कोर्ट केस हो जाता है और वो किसी वकील को हायर करता है, ठीक है। अब मान लो कि उसे उस वकील से दिक्कत है तो क्या करेगा वो, वकील सही तरह केस नहीं लड़ रहा तो क्या करेगा वो, वकील चेंज कर देगा। है वकील चेंज कर देगा। बट वकील चेंज करने का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो वकील चेंज करेगा ना तो उसे पहले पुराने वकील से एक एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि मुझे पुराना वकील लिख के देता है कि मुझे इस पर्सन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब आपने उसकी फीस पे कर दी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब कर दी है पूरी, वो नो ड्यू लिख के देगा, उसके बाद ही आप नया वकील हायर कर सकते हो। बट एएमसी में आप मान लो डिस्ट्रीब्यूटर हो, अब कस्टमर आप ही मान लो या आप ही कस्टमर हो, ठीक है, अब आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि यार इसने मेरा नुकसान करा दिया या मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, इसने नहीं दिलाया। अब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना चाहते हो तो आपको लगता है एनओसी लेनी पड़ेगी। ये मार्केट का सबसे अच्छा पॉइंट है, आपको कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। यस सर। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। मान लो आज आपने एक स्कीम परचेज करी, कल आप नई परचेज करोगे, उसमें आप नया डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो, फिर आप नई स्कीम लोगे, फिर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो। समझ में आया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो। आप मान लो जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो अगर मान लो कोई कस्टमर आपका ऐसा था, उसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू किया यानी डीलर के थ्रू, सेकंड इन्वेस्टमेंट उसने डायरेक्ट किया, तो क्या आपको कमीशन मिलेगा। नो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कस्टमर आपको चेंज करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कस्टमर आपको कितनी भी बार चेंज कर सकता है, आपके साथ उसका कोई दिक्कत नहीं भी होगा तो भी दिक्कत वो चेंज कर सकता है। कल आप कस्टमर को चैलेंज नहीं कर सकते कहीं कि सर आपने मेरा नाम कैसे चेंज कर दिया। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे मिट्टू मियां बन के रहो, कस्टमर के साथ बना के रखो। कस्टमर कह रहा दिन है, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल दिन है, धूप हो रही है, रात है, बिल्कुल भाई साहब रात है, बट कस्टमर बोल रहा है कि सर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि नहीं सर ये सेक्टर गलत है, आप इसमें डालोगे पैसा डूबने के चांस है, तो आप कस्टमर को
अपना डेटा दिखाओगे, फोर्स नहीं करोगे। हमेशा आपका काम है ओपिनियन देने का, आप सलाहकार बनो। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो सलाहकार होता है ना, उसके साथ सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, कि अगर आपने सलाह दी और कस्टमर का ना करे नारायण, किसी, देखो आप अगर किसी को सलाह दोगे, ठीक है, ऊपर से जब आपको पता है कि इसमें से आपको कमीशन मिलने वाला है, तो आप उसे अच्छी सलाह दोगे, ये तो मानोगे, ये तो मानोगे ना। अगर मैं आपके घर आया हूं और मेरी वजह से आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो आप मुझे चाय भी पिलाओगे, खाना भी पूछोगे, मेरा ध्यान रखोगे ना, क्योंकि मेरी वजह से आप कमाने वाले हो। तो ऐसे जो आपका कस्टमर होता है, उससे आप एक बार में नहीं कमाने वाले, आप कंटिन्यूअसली आगे तक कमाने वाले हो। तो अगर आपको एक बार के लिए किसी से एक बार का रिलेशन रखना है, तो भी आप उससे अकड़ के बात करोगे, या उसके बारे में इतना ना सोचो। बट जब किसी के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, तो आप उसके सारी चीजों का ध्यान रखोगे, है ना, तो आप उसको सही सलाह दोगे। बट अगर मान लो उस सलाह के बावजूद भी मार्केट क्रैश हो गया और नुकसान हो गया, तो कम से कम कस्टमर को एक एश्योरेंस रहेगा कि हाँ इसने सही सलाह दी थी, आज मार्केट क्रैश की वजह से मेरा पैसा गया है, डिस्ट्रीब्यूटर की कोई गलती नहीं है, तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा आपको। क्लियर है? तो अगर आप कल के डेट में ऐसा इंडिविजुअल काम करो, या बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में जाके काम करो, हमेशा ध्यान रखो कस्टमर को बोलने का मौका दो, कस्टमर से डेटा लो, जितना हो सके कस्टमर की सुनो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, और उसके हिसाब से अपने दिमाग में सोचो कि थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि अगर मैं कस्टमर की जगह हूं, मेरे पास इतना फंड है, तो बेस्ट सेक्टर क्या है, उन सेक्टर्स को एनालाइज करो, उन स्कीम्स को एनालाइज करो, कस्टमर को समझाओ, कस्टमर को समझ में आएगा। हर कस्टमर को, जिसको पैसा कमाना आता है ना, उसको पैसा संभालना भी आता है। आप कस्टमर को फूल मत समझो कि नहीं मैं ही जानता हूं, कस्टमर को तो कुछ पता ही नहीं है। क्लियर है? यहां किसी को डाउट? गाइस ठीक है, अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ आपको आंसर देना है। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है? सर हाँ, अगर हम एमबीए में फाइनेंस कर ले तो हम फंड मैनेजर बन सकते हैं? एमबीए फाइनेंस करना एक बेस हो जाता है, पर फंड मैनेजर बनने के लिए आपको स्कीम्स कैसे क्रिएट होती हैं, स्कीम कैसे एनालाइज होती हैं, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई कोर्स करना पड़ेगा, या इक्विटी रिलेटेड कोई कोर्स करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, कि इक्विटी मार्केट कैसे काम करता है, इक्विटी मार्केट में कैसे कोई चीज स्टॉक प्रेजेंस में आती है, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। आपका बेस सही है, फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसके लिए। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि फाइनेंस से ही सब कुछ हो जाएगा, आपको इक्विटी में एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। तो पहला एमसीक्यू ये कहता है, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी जो इंडिविजुअल लोग हैं सिर्फ वो लोग ही म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया में। सही है या गलत है, बताओ गाइस? फॉल्स। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल यानी एंटिटी बेस्ड जो फर्म्स है वो भी करती हैं, यानी बैंक हो गए, एनबीएफसीज हो गई, और स्टॉक ब्रोकर, ये लोग भी करते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये नॉन इंडिविजुअल है। ठीक है, तो फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय, यानी ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन का जो एग्जामिनेशन अब आप दोगे इस कोर्स के बाद, ठीक है, ऑफ टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको कौन ऑफर कर रहा है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफर कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ऑफर कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एमफी ऑफर कर रही है, या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी ऑफर कर रहा है, यानी कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ये आपको एग्जाम प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको एआरएम देगा। इसीलिए सारे बच्चे गलती करते हैं, या तो बच्चे टिक करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या टिक करते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ध्यान रखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाया एनआईएसएम, ठीक है, सेबी ने तो एनआईएसएम बना दिया। अब एनआईएसएम का काम है आपका एग्जाम कराना, और एग्जाम अगर आप पास करते हो
तो उसके बाद एमफी का काम है आपको एआरएन देना, और इसका यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन है। समझ में आया आपको? जो इसीलिए आपके एग्जाम का नाम क्या है, NISM जनरेशन 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स। समझ में आ रहा है गाइस? ये गलती मत करना। आपको जो एग्जाम ऑफर किया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां पे एग्जामिनेशन के बदले अगर लिखा होता ARN, तो ARN जो आपको देता है वो आपको एमफी देता है, तब ये एमफी वाला ऑप्शन जो था वो सही होता। बट यहां उसने बोला है कि आपको एग्जाम कौन ऑफर कर रहा है, तो एग्जाम आपको ऑफर कर रहा है NISM, और NISM का फाउंडेशन कौन देता है, सेबी देता है। ठीक है, तो आपको NISM ध्यान रखना है। ठीक है, हर बार बच्चे ये गलती करते हैं। फिर इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न रेवेन्यू, यानी म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरीके से कमीशन कमाते हैं, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं। तो पहला है उनके रेवेन्यू का सोर्स क्या है, यानी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो कल, तो आपके रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा। पहला, कमीशंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम, यानी जो आप स्कीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू है। या दूसरा, फीस कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर, यानी जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उससे जो फीस कलेक्ट होती है वो आपका रेवेन्यू है। तीसरा, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एमफी, यानी एमफी जो कमीशन देता है वो आपकी रेवेन्यू है। या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस फ्रॉम म्यूचुअल फंड, यानी आप म्यूचुअल फंड से फीस लेते हो कि सर मैंने एडवाइजरी दी है कस्टमर को, इसका मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो इसमें से आपका रेवेन्यू का सोर्स कौन सा होता है? फर्स्ट वाला। वेरी गुड। ये सब देखो, फीस कौन करता है, ये AMC चार्ज करती है। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमीशन कोई एमफी नहीं देती। एमफी को देगा कमीशन आपको? एमफी तो आपको ग्रुप यूनियन है आपकी, आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आप एमफी के ग्रुप मेंबर बन जाओगे, वो क्यों देगा आपको कमीशन। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो म्यूचुअल फंड बोलता है आपको एडवाइजरी के लिए बोला किसने, आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप कस्टमर को एडवाइजरी दे रहे हो, तो आप कस्टमर से फीस नहीं लोगे उसकी, आप क्योंकि उस चीज को बेच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका आपको कमीशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें, आपको एक ही रेवेन्यू मिलता है, वो है कमीशन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम। चाहे वो आपको ट्रायल कमीशन मिलेगा, आपको ट्रांजेक्शन बेस्ड भी मिल सकता है, या AUM बेस्ड भी मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, पर वो मिलेगा कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेल करने में, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसके लिए मिलेगा। ठीक है, है ना। उसके बाद बोलता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपफ्रंट कमीशन ले लेता है म्यूचुअल फंड स्कीम से, यानी जैसी स्कीम बिकी वैसे ही उसको कमीशन मिल जाता है। ट्रू या फॉल्स, इनमें से क्या सही होगा। यानी जो भी कमीशन म्यूचुअल फंड बेचने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है वो अपफ्रंट मिल जाता है, एक ही बार में मिल जाता है। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? मैंने आपको बताया दो तरह के कमीशन होते हैं, एक ट्रायल आपका होता है ट्रांजेक्शन बेस्ड, और एक होता है AUM पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखा जाएगा कि इनमें से कौन सा है, तो ट्रांजेक्शन बेस्ड है या AUM बेस्ड है। उसके बाद फिर अदर कमीशन होते हैं, तो कुछ कमीशन आपको अपफ्रंट मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्क्रिप्ट लाते हो, यानी आपने IPO सेल करा, ठीक है, किसी कस्टमर का IPO लग गया जो जिसने आपके थ्रू स्क्रिप्ट ली थी, तो वहां आपको अपफ्रंट 150 रुपए मिलते हैं। मैंने बताया था ना कि नया कस्टमर है तो 150 रुपए मिलेगा, और पुराना कस्टमर है तो 100 रुपए मिलेगा, पर स्क्रिप्ट का साइज 10,000 या उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, 10,000 से नीचे की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती और ना उसका कुछ मिलता है, तो 10,000 या उससे ऊपर का स्क्रिप्ट होगा, तो उस केस में आपको इस तरीके से अपफ्रंट मिल जाता है। और बाकी कमीशन आपके कैलकुलेट होते हैं और पीरियोडिक बेस पे मिलते हैं। मैंने बताया था ना, आपको पीरियड सेट होगा, चाहे ट्रांजेक्शन हो चाहे AUM हो, आपको टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पे आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपफ्रंट भी मिलता है, पर सारा कमीशन अपफ्रंट नहीं मिलता। ठीक है, वो सारा रेवेन्यू अपफ्रंट नहीं मिलता। क्लियर है? क्लियर है गाइस? अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न नो कमीशन व्हेन इन्वेस्टर चूज
टू इन्वेस्ट डायरेक्ट, यानी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका कोई कस्टमर था पहले, उसने उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था, अब उस कस्टमर ने सोचा कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इस केस में उसको कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये चीज सही है, ट्रू है। ट्रू आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज? यस किसी को कोई डाउट है इसमें? कस्टमर आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट No, sir. कर रहे हैं, आपको बिना बोले मिलेगा कमीशन, पर कस्टमर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अब कस्टमर का कमीशन आपको नहीं मिलेगा। फिर सेम क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन चार्ज अलाउड बाय सेबी, यानी कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज अलाउ करती है सेबी पर सब्सक्रिप्शन, अगर एक सब्सक्रिप्शन 10,000 और उससे ज्यादा का होता है, पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एक ट्रांजैक्शन चार्ज सेट किया हुआ है सेबी ने, पर सब्सक्रिप्शन 10,000 से ऊपर का होता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर को है, वो अमाउंट क्या है? 100 रुपए है, 150 है, 200 है, 250 है? 150। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं लिखा रिपीटिव कस्टमर। सर इसमें दो ऑप्शन बन सकते थे ना वैसे। दो बन सकते हैं, पर यहाँ लिखा नहीं है ना बेटा रिपीटिव कस्टमर। अगर कस्टमर रिपीट कर रहा है, अगर यहाँ लिखा होता रिपीटिव कस्टमर तो 100 रुपए होता, पर यहाँ लिखा ही नहीं है रिपीटिव कस्टमर, तो हम ये मानेंगे सारे कस्टमर पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 150 रुपए मिलेगा। क्लियर है गाइस? यहाँ कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि नया कस्टमर है कि पुराना है, तो हम नया ही कस्टमर समझेंगे। ठीक है, यस सर। तो 150 रुपए आ गया। क्लियर है? यस सर। अब फर्दर एक क्वेश्चन Yes, पूछता sir. है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इनमें से कौन सा मोड है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता? पहला है, मैं इसलिए कह रहा हूं गाइस, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको सारा पेपर पूरा समझ में आएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, आप ध्यान से समझ, सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन को ब्रेकअप करके पढ़ना है बस। लाइक विच अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा, इज नॉट यानी नहीं है, अ मोड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड नहीं है। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दूसरा ऑनलाइन चैनल पार्टनर, तीसरा स्टॉक ब्रोकर, चौथा म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज, यानी इन चारों में से कौन आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता? ए क्यों नहीं कर A, सकता? क्योंकि ये NISM, इसका काम कोर्स कराने का है। ठीक है, Yes, ये एक sir. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कोर्स कराता है। ठीक है, ये कोई म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए कंपनी नहीं है। बाकी ऑनलाइन चैनल पार्टनर कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज कंपनीज हैं, जो अदर प्रोडक्ट के साथ साथ या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेल करती हैं। या तो डायरेक्टली कर रहे हैं, या फिर उनके पास जैसे स्टॉक ब्रोकर है तो उसका मेन काम क्या है? शेयर्स बेचना, पर वो साथ में म्यूचुअल फंड भी करता है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन चैनल पार्टनर है, हो सकता है उसका कोई और काम भी हो, ठीक है, उसके साथ वो म्यूचुअल फंड सेल करता है। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज है, ये मैंने आपको बताया कि ये जैसे NSE बताया ना मैंने आपको कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है। ठीक है, ये एक्सचेंज हाउस है। तो ये जो एक्सचेंज हाउस है, इनका मेन काम क्या है? स्टॉक मार्केट हैंडल करने का, बट ये साथ में म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं। तो ये 3 चैनल आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसका काम सिर्फ एजुकेशन का है, इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो गाइस इसके साथ हमारा चैप्टर जो है 6th खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। पहले तो मेरे को ये बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो। कोई डाउट है? सर हाँ सर हाँ, सर जब कोई IPO कोई आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को हर उसके 10,000 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है? नहीं, गुड क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ। ऐसा नहीं कि हर स्क्रिप्ट में उसको 100 रुपए मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया था, जब IPO आता है तो 14,000 रुपए आपके ब्लॉक हो जाते हैं। कितने दिन के लिए? 1 वीक के लिए। 1 वीक में पता चलता है कि आपका IPO लगा है कि नहीं लगा। अब मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 500 एप्लीकेशन भेजी थी, यानी उसके 500 कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किए IPO में। ठीक है, उसके 500 कस्टमर थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, पर उसमें से सिर्फ 50 कस्टमर को IPO लगा। कितनों को लगा? 50 को। 50। 450 को लगा ही नहीं IPO। तो जब IPO लगा ही नहीं तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो कमीशन कैसा?
पर ये 50 बंदों का आईपीओ लग गया तो इनका ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, इनका ये जो पैसा है इनके बैंक से कंपनी के पास जाएगा तो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाएगा। यस। ठीक है, तो इसीलिए ये 50 कस्टमर का मिलेगा। जब आईपीओ होता है तो जो आपके अकाउंट में अमाउंट फ्रीज की जाती है, ठीक है, जैसे 14,000 रुपए जो फ्रीज किए जाते हैं वो आपके अकाउंट में ही रहते हैं, बस उन्हें फ्रीज कर देते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, आप निकाल नहीं सकते। बट जब आपका आईपीओ सेलेक्ट हो जाता है, आईपीओ लग जाता है, तो आईपीओ लगने के बाद वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं 14,000 रुपए कंपनी के पास। तो जब कंपनी के पास पैसा गया तो एक ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन का 100 या 150 रुपए एज पर द कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट? Sir. हाँ बोलो। सर एक से ट्रायल कमीशन का एक बार बताना सर, ट्रायल कमीशन कब मिलती है? ट्रायल कमीशन का मतलब ट्रायल कमीशन मिलने की बात नहीं आ रही है, ट्रायल कमीशन मिलेगी तो पीरियडिकली, कोई भी कमीशन का जो पीरियड सेट है आपका एएमसी के साथ मिलेगा तभी। पर ट्रायल कमीशन कैलकुलेट कैसे होती है? ट्रायल कमीशन कैलकुलेट होती है कि टोटल एयूएम कितना है आपके पास कस्टमर का। तो मान लो किसी कस्टमर का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट आपके पास 10 करोड़ का है, यानी कस्टमर ने पहले साल 1 करोड़ किया, दूसरे साल 1 और करोड़ किया, ऐसे करते करते 4-5 साल से आप उसका पोर्टफोलियो संभाल रहे हो और कस्टमर का टोटल एयूएम 5 करोड़ रुपए है। तो उस 5 करोड़ का पहले ट्रायल कमीशन का रेट देखा जाएगा। तो जैसे रेट होता है वो होता है, मान लो जैसे मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दिया तो उसमें रेट दिया हुआ था, जैसे एयूएम हमने लिया था 10 लाख का, मान लो कोई कस्टमर है उसका 10 लाख की यूनिट आपके पास है। अब आपको जो ट्रायल कमीशन का रेट मिला है वो 1% मिला है, पर ये मिला है फॉर एनम यानी 1 साल के लिए। तो हम इस 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका 1% पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 1% निकालने के बाद जो भी इसका 1% निकलेगा, मान लो उसका अमाउंट हमने निकाला था 10 के यानी 10,000 निकला था, इसको डिवाइड कर दिया था हमने 365 पे। ठीक है, अब 365 से जो आया था वो हमारा डेली का कमीशन आ गया। अब ऐसे हमारा डेली का कमीशन कैलकुलेट होता रहता है और जो भी पीरियड सेट होगा हमारा एएमसी के साथ हमें मिल जाएगा। अब मान लो आज एक कस्टमर का ईएम आपके पास 10 लाख था, ठीक है, अब 10 लाख के बाद अचानक से मार्केट में तेजी आई, उसके स्टॉक्स ने या उसके जो स्कीम से उसने बेनिफिट कमाया, अगले दिन यही एयूएम हो गया 12 लाख का, तो अगले दिन का कमीशन आपका 12 लाख पे कैलकुलेट होगा। उसके अगले दिन हो गया मान लो 9 लाख का, तो तीसरे दिन 9 लाख पे कैलकुलेट होगा। पर जो पैसा आपका डेली कैलकुलेट हो रहा है ये मिलेगा जो आपका पीरियड सेट है एएमसी के साथ। आपने मंथली रखा है तो मंथली, क्वार्टरली रखा है तो क्वार्टरली। यस सर। आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कब मिलेगा, आपको क्वेश्चन ये आएगा ट्रेल कमीशन कैलकुलेट कैसे होगा। क्लियर है? एनी यस अदर सर। डाउट? ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप देख लेना। ठीक है, ओके सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।